ट्रॉली बस अभी मैं जेकोस्लाविया गया था तो स्कोडा में गया था, तो 150 लोग बैठ सकते हैं। ऐसी बड़ी बस 3 बसेस को जोड़कर केबल पे चलेगी और डेलीगेशन आते हैं मेरे पास, तो मैं बैठता हूँ, चाय पियो, फिर पूछता हूँ उनको कि डॉलर में देना है कि रुपीज में देना है। अगर डॉलर में देना है तो डोंट वेस्ट टाइम, चाय पियो, नमस्कार करो, निकलो। वो ट्रांसफर हो गई अलका उपाध्याय जी। मैंने उनको कहा, देखो मुझे तो शर्म आती है कि 1,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे पर महिलाओं के लिए कोई वॉशरूम नहीं। कि मैंने उनको कहा कि अभी हम लोग जो लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मैंने बोला ये डीपीआर वाले के ऊपर और कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर डाल दो। अब 10 साल उसकी जिम्मेदारी होगी तो फिर तुम्हारा इंडिपेंडेंट इंजीनियर उनको काहे के लिए ज्ञान सिखाता है, तू ऐसा कर वैसा कर, उनके हाथ में सौंप दो। इलेक्ट्रिक हाईवे बना रहे हैं और इलेक्ट्रिक हाईवे बनाते समय अभी दिल्ली टू जयपुर हमने प्रोजेक्ट तैयार किया, टाटा उसमें इंटरेस्टेड है। तो मैंने उनको कहा कि ये जो हाईवे है ये बीओटी में क्यों नहीं बना। आप उनको पूछोगे इसका उपाय क्या है, तो मैंने उनको कहा कि मैं क्यों उपाय बताऊं, मैं अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूं, अब तुम्हारा राज है तो तुम तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो पवार साहब ने मुझे फोन करके कहा कि ये MSRDC जो है, कोई सरकार आ जाए पर ये लड़का आपका है, यही बाजार में सबको मालूम है। ट्रॉली बस अभी मैं जेकोस्लाविया गया था तो स्कोडा में गया था, तो 150 लोग बैठ सकते हैं। ऐसी बड़ी बस 3 बसेस को जोड़कर केबल पे चलेगी और जो बस है उसमें जो हवाई जहाज में सुविधा होती है, एयर होस्टेस जो देती है चाय कॉफी नाश्ता, वो सब मिलेगा और दिल्ली से जयपुर 2.25 घंटे में होगा और टिकट रेट डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा। तो नेचुरली ये मुझे लगता है कि इसमें पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ सकती है, क्योंकि ये जो हाईवे पर ट्रक और बसेस चलने लगेगी तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। एक समय ऐसा, बाद में मैं मंत्री नहीं था, लीडर ऑपोजिशन था, तो एक बार MSRDC में ये जो मुंबई पुणे था वो लॉस मेकिंग था, पैसा नहीं वसूल हो रहा था। तो उस समय एनसीपी और कांग्रेस की सरकार थी, तो करण दिकर करके MD थे MSRDC के, तो पवार साहब ने उनको मेरे पास भेजा। बोले आप उनको पूछोगे इसका उपाय क्या है, तो मैंने उनको कहा कि मैं क्यों उपाय बताऊं, मैं अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूं, अब तुम्हारा राज है तो तुम तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो पवार साहब ने मुझे फोन करके कहा कि ये MSRDC जो है, कोई सरकार आ जाए पर ये लड़का आपका है, यही बाजार में सबको मालूम है और आपको इसका सोल्यूशन निकालना होगा। तो मैंने उनको कहा कि एक काम करो कि ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे जो है वो आप मांग लो, और वो मांगने के बाद दोनों रोड पर टोल है और फिर आपका फाइनेंशियल ये कैश फ्लो सुधर जाएगा। तो पैसे तो वसूल हो गए, पर अभी 2 साल पहले 10,000 करोड़ रुपए लेकर महाराष्ट्र सरकार ने उसको पैसे फिर मोनेटाइज किया और उससे पैसे लिए। तो अब धीरे धीरे स्थिति ऐसी आ रही कि हम रोड बनाकर फिर मोनेटाइज करके पैसे मिला सकते हैं। तो नेचुरली आने वाले समय में ये इन्वेस्टमेंट बड़े प्रमाण पर आएगी। टोल के बाजू में आपने आज मैं हमारी IAS ऑफिसर जो हमारी सेक्रेटरी थी महिला थी, तो मैंने एक बार अभी वो ट्रांसफर हो गई अलका उपाध्याय जी। मैंने उनको कहा, देखो मुझे तो शर्म आती है कि 1,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे पर महिलाओं के लिए कोई वॉशरूम नहीं है, कोई टॉयलेट्स नहीं है। अगर आपके टोल नाके के बाजू में छोटी सी जगह पर एक लेडीज के लिए और एक जेंट्स के लिए क्लीन, नीट एंड क्लीन अच्छा टॉयलेट बनाएंगे, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा सोसाइटी के लिए आपका एहसान होगा। और दैट इज द नीड ऑफ द आवर। हम भी रोड साइड एमिनिटीज 600-700 बना रहे हैं, उसके साथ साथ बाकी भी बातों का हम लोग अभी ये हम सफर की योजना बना रहे हैं। अब इसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो जिसकी शुरुआत हम कर रहे हैं, वो ये है कि हम इलेक्ट्रिक हाईवे बना रहे हैं और इलेक्ट्रिक हाईवे बनाते समय अभी दिल्ली टू जयपुर हमने प्रोजेक्ट तैयार किया, टाटा उसमें इंटरेस्टेड है। तो मैंने उनको कहा कि ये जो हाईवे है ये BOT में क्यों नहीं बनाते आप इलेक्ट्रिक हाईवे, क्योंकि अगर टाटा वाले अगर बिजली खरीदते तो 12 रुपए रेट लगता है। तो मैंने उनको कहा कि 51% इक्विटी NHAI को दो राइट ऑफ वे के बदले में,
49% आपके लो, ऑपरेशन के अधिकार आपको, फाइनेंशियल अधिकार आपको, सब कुछ आपको। और आपको बिजली मिलेगी 3.5 से 4 रुपए यूनिट, क्योंकि सरकारी कंपनी होगी तो। और आप धीरे धीरे ट्रक बसेस इसमें जाते रहेंगे तो इसका भी बहुत बड़ा इनकम मिल सकता है। मैं बहुत लोगों को कहता हूं, कभी कभी बहुत फॉरेन डेलीगेशन आते हैं मेरे पास, तो मैं बैठता हूं, चाय पियो, फिर पूछता हूं उनको कि डॉलर में देना है कि रुपीज में देना है। अगर डॉलर में देना है तो डोंट वेस्ट टाइम, चाय पियो, नमस्कार करो, निकलो, क्योंकि हम लोग डॉलर में ले नहीं सकते पैसे। वो मैं अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री में जाऊँ तो मुझे एक एक प्रोजेक्ट के लिए 6-6 महीने अप्रूव के लिए लगेंगे। तो मतलब रुपीज में देते हो क्या, हेजिंग आप करो। तो आज हाईवे में इन्वेस्ट करने के लिए आपको सबसे अच्छी बात ऐसी है कि रुपीज में इन्वेस्ट करना, या डॉलर में अगर आप पैसा लाएंगे तो फिर उसकी रिस्क है डॉलर रुपीज फ्लक्चुएशन की। वो आप जरूर देखिए। तो हम धीरे धीरे काफी बड़े प्रमाण पर एसेट्स मोनेटाइज कर रहे हैं। क्वालिटी का ध्यान आप सब लोग रखते ही है। मेरा एक सुझाव है कि ये बिटुमिन का रोड बनाने के बजाय 8 इंच का जो बिरला सीमेंट वालों ने टेक्नोलॉजी लाई थी, व्हाइट टॉपिंग करना, और व्हाइट टॉपिंग पर 6 इंच बिटुमिन सरफेसिंग करना, तो राइडिंग क्वालिटी भी अच्छी रहेगी। और कंक्रीट का रोड मेरे अंदाज से 20 से 25 साल आपको मेंटेन करना नहीं पड़ेगा। ये जो बिटुमिन सरफेसिंग है ये शायद 5-6 साल के बाद करना होगा। तो थोड़ा सा सरकार में भी कभी कभी, कल ही हमारे यहाँ चर्चा हो रही थी कि मैंने उनको कहा कि अभी हम लोग जो लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मैंने बोला ये डीपीआर वाले के ऊपर और कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर डाल दो कि डिफेक्ट लायबिलिटी में 10 साल उसकी जिम्मेदारी होगी। अब 10 साल उसकी जिम्मेदारी होगी तो फिर तुम्हारा इंडिपेंडेंट इंजीनियर उनको काहे के लिए ज्ञान सिखाता है, तू ऐसा कर वैसा कर, उनके हाथ में सौंप दो, और जो वो डिजाइन करेंगे वो करने दो, उनकी बैंक गारंटी ले लो। नहीं करेंगे तो बैंक गारंटी जब्त करो। पर एक तरफ तुम कहोगे कि मैं बोलूंगा वैसा बनाओ और गारंटी भी लेंगे, तो ये कैसे होगा। तो मैंने कहा ये बंद करो। तो हमने सुधारने के लिए बोला है कि इसके बाद रोड इंजीनियरिंग में डिजाइनिंग के इसमें डीपीआर वाला होगा और कॉन्ट्रैक्टर होगा। तो कॉन्ट्रैक्टर अपना डिजाइन दे, पैसा बचे उसका, उसके साथ उसका प्रॉफिट लॉस उसका, वही बनाए और बैंक गारंटी दे। और अगर डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड में अगर क्वालिटी खराब हो गई तो हम बैंक गारंटी जब्त करेंगे। प्रॉब्लम यह है कि जब कार या बस का एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहला काम एम्बुलेंस भेजते हैं, पर एम्बुलेंस भेजने के बाद प्रॉब्लम में होता है कि वो गाड़ी चपक जाती है और उसको काटना पड़ता है। तो काटने के लिए कोई नहीं होता, तो 3-3 घंटे लोग एक दूसरे की तरफ देखते बैठते, तब तक अंदर में लोगों की मौत हो जाती है। तो मैं आपको एक सुझाव दूंगा कि आपके एम्बुलेंस के जो ऑपरेटर है उनको एक छोटा सा ट्रेनिंग, बस या कार को कटिंग कैसे करना, उसके टूल भी आए हैं। बीच में कुछ एम्बुलेंस में ये टूल रखने के बारे में भी बात हुई थी, क्योंकि मैन पावर रखना है, खर्चा बढ़ता है। तो तुरंत जाकर हमको एक तो क्रेन वाले या जो एम्बुलेंस वाले, उसमें 2-3-4 एक्सपर्ट लोग जो बस या कार को कट कर सकते हैं, वो कटिंग टूल रखेंगे, तो मुझे लगता है बहुत लोगों की जान बचाने में हम सफल होंगे।